तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्लास में मजा आ रहा है। तो हम लोगों का उद्देश्य तो यही होता है कि आप लोगों को मजे-मजे में करंट अफेयर्स या फैक्ट सारे याद हो जाएं। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए घटनासार करंट अफेयर्स की आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें आर्थिकी की आपकी ये तीसरी क्लास होने वाली है। जिन्होंने 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चूंकि इन क्लासेस से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस फंसते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं और केवल आपको पूरा क्रस्ट दिया जाता है पूरा करंट अफेयर्स का, मतलब क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, केवल उसी को और जो फैक्ट होते हैं उसको ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद भी करवाया जाता है। तो सीधा चलते हैं। कल आपके साथ बजट और आपका सर्वेक्षण पूरा देख लिया था, जो आर्थिक सर्वे होता है उसको पूरा देखने के बाद अब कुछ न्यूज़ेस बची हैं आपकी इसकी आर्थिकी की, तो इनको भी देखते हैं। पहली न्यूज देखिए, पहली न्यूज क्या कह रहे हैं, और सेम वही चलेंगे। पहले न्यूज देखेंगे, फिर उसका रेलेवेंस देखेंगे, फिर उसकी अगर कोई ट्रिक्स या फैक्ट होगा तो उसके निमोनिक्स बनाएंगे, यदि कोई ट्रिक्स बन रही होगी तो वो बना के आपको याद करवाएंगे। तो पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। मतलब आईआरसीटीसी और आपका आईआरएफसी जो रेलवे की कंपनी है, उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। पीछे की न्यूज में आपको करवाया था कि 3 डिफेंस मतलब रक्षा अधिग्रहण की जो कंपनियां हैं, उनको भी मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो हमें याद किसको रखना है, उसको आपको न्यूज नहीं याद करवाई थी। अब आप कहेंगे ये वाली क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपको महारत्न कंपनियां और आपको नवरत्न कंपनियां दोनों याद रखनी है। नवरत्न कंपनी आपकी कितनी हो गई है? देखिए 26 हो गई है, और महारत्न कंपनी आपकी 14 हो गई है। और लास्ट जो महारत्न कंपनी बनी है वो बनी है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। अब आपको कमेंट में बताना है पूरी जो आपको महारत्न कंपनियों की ट्रिक बताई थी, याद करना बताया था, कैसे याद करना है, कैसे सारे बेल गेल सेल सारा 3-3 का आपको ग्रुप में बांट के याद करवाया था। तो जिसको भी याद हो कमेंट में बताइए कि महारत्न की 14 कंपनियों के पूरे नाम क्या है। ठीक है। अब न्यूज क्या है? आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला है। आईआरसीटीसी आपकी 25वीं और आईआरएफसी आपकी 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। केवल इतनी सी न्यूज है, आपको याद रखना है। सीधा पूछेगा 25वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है, या हाल ही में 2 25वीं 26वीं नवरत्न कंपनियां बनी है, उनके क्या नाम है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले रेलवे के 7 पीएसयूज हो गए हैं। एक बार आप दिमाग में रखिए, ताकि अगर कोई 3-4 नाम आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ केवल आईआरसीटीसी या 2 ही कंपनियां हैं रेलवे की जिसको नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो ऐसा नहीं है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर आपकी है, रेलवे विकास लिमिटेड है आपकी, आपकी आईआरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, इरकॉन जिसको बोलते हैं, रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारतीय रेलवे कैटरिंग आईआरसीटीसी और आईआरएफसी आपकी ये 2 नई पीएसयू जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त की हैं वो बनी है। तो टोटल आपकी रेलवे की 7 पीएसयू ऐसे हो गए हैं जिनको, या 7 कंपनियां ऐसी हो गई हैं जिनको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो टोटल आपकी 26 कंपनियां हो गई हैं, जिसमें से 7 तो रेलवे की ही कंपनियां हैं नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली। उसके बाद क्या है? महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कितनी कंपनियां हैं? 14 कंपनियां हैं। और लास्ट कंपनी आपको बताइए HAL है, और आपको 14 कंपनियों के नाम लिख के बताना है। अब देखिए अगली न्यूज क्या है। और आईआरएफसी और आईआरसीटीसी तो आप जानते ही हैं। ठीक है। आईआरसीटीसी क्या है? आपकी रेलवे की टिकट बुकिंग और कैटरिंग सेवा प्रदान करने वाली, जिससे हम रेलवे के टिकट बुक करते हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट होती है, ऐप होता है। ठीक है। आईआरएफसी क्या है? भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचों के लिए रेलवे के लिए फंड को कलेक्ट करती है, धन जुटाती है। तो आईआरसीटीसी आपकी क्या है? टिकट बुकिंग या कैटरिंग, कैटरिंग मतलब आपका जो खाना होता है ट्रेन में मिलता है, तो टिकट और खाने की बुकिंग करने का आपको जो ऐप है आईआरसीटीसी के बारे में सभी ने सुना होगा। उसके बाद है आपकी आईआरएफसी। ठीक है। तो ये क्या है? आईआरएफसी आपकी वित्तीय शाखा है, इसकी फाइनेंशियल यूनिट है, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचों के लिए धन जुटाती है। तो इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब देखिए दूसरी न्यूज देखते हैं क्या है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने क्या किया है? भारत के समुद्री बुनियादी ढांचों के लिए आधुनिकीकरण, वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की है, जिसमें से आपका एक क्या है? जिसमें से आपका एक है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल। ठीक है। तो क्या हुआ? एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल आपने देखी, किसने किया है? आपके सर्बानंद सोनोवाल जो क्या है, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने इसको उद्घाटन किया है। ये न्यूज थी आपको। अब क्या है? वन नेशन वन पोर्ट पहल के साथ ही इस अवसर पर क्या किया गया है? लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? सागर आकलन। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स या सागर आकलन का उद्घाटन
किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है या किस अवसर पर किया गया है, तो यही पूछा जाएगा किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो आपको क्या बताना है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जहाजरानी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स या पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। अब उसके बाद देखिए, भारत ने पहले ही वैश्विक लॉजिस्टिक में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट के लिए जो वर्ल्ड बैंक की आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है, जो 2023 का आया, अभी आपको आगे न्यूज में भी कराएंगे, उसमें भारत ने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट में 22वां स्थान हासिल कर लिया है। जबकि जो पिछली रैंकिंग थी उसमें भारत की रैंक थी 44। तो सीधा देखिए, आधे का स्तर का मतलब डबल की बढ़ोतरी हुई है। क्या हुआ कि 44वीं रैंक से 22वीं रैंक पर आ गए, तो कितना, लगभग लगभग आधी रैंक हो गई है आपकी। ये ग्रोथ को दिखा रहा है आपकी। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ है कि वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम का भी शुभारंभ किया गया है। स्टेटमेंट में डाल देगा कि भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम का शुभारंभ भी किया गया है इस अवसर पर। या देखिए, नौकरशाही की अकुशलता को कम करने की मंजूरी में तेजी लाने के लिए और व्यापार करने में आसानी के लिए मैत्री। मैत्री क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विनियामक इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन। मैत्री आपका एक ऐप या एप्लीकेशन है जिसको भी शुरू किया गया है, किसको, किसके लिए, ईज ऑफ बिजनेस मतलब शिपिंग के लिए। ठीक है, तो आप ये समझेंगे, नौकरशाही की अकुशलताओं को कम करने और क्या है मतलब कि पेपर वर्क कम करने के लिए, और आपको आसानी से आपको लाइसेंस या जो भी पोर्ट्स के काम होते हैं आसानी से करने के लिए आपका एक मैत्री पोर्टल बनाया गया है। उसके बाद देखिए, समुद्री विरासत और समुद्री विकास को मनाने के उद्देश्य से मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर, ये याद रखिए 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले समुद्री मतलब भारत समुद्री सप्ताह की भी घोषणा की गई है। सीधा पूछेंगे आपसे, भारत समुद्री सप्ताह की घोषणा कब की गई है, तो आप क्या याद रखना है, 27 से 31 अक्टूबर। आपके 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो पेपर के 2 हफ्ते के बाद आपका क्या आ जाएगा, भारत समुद्री सप्ताह। और समुद्री विरासत, आप जानते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल आपका कहाँ बना है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल कहाँ बना है आपका, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज स्थल कहाँ बना है आपका, कॉम्प्लेक्स कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका लोथल में। ये भी काफी इंपोर्टेंट न्यूज थी। अब आपको कमेंट में बताना है लोथल कहाँ स्थित है, किस राज्य में लोथल स्थित है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली न्यूज को देखते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास चूंकि मोदी जी ने अभी किया हुआ है, 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी जी ने उद्घाटन किया है, तो इसलिए पूछा जा सकता है काफी। और चूंकि यूपी की दोनों नदियां हैं, यूपी और एमपी में बहती हैं, तो यूपी की न्यूज के लिए, न्यूज के हिसाब से तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कब हुआ है, सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है, कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 25 दिसंबर। अब याद कैसे रखना है, 25 दिसंबर को क्या होता है, 25 दिसंबर को होता है आपका क्रिसमस। तो आप क्रिसमस याद रख सकते हैं कि केन से बेतवा कब लिंक होगी, क्रिसमस को, मतलब उद्घाटन कब हुआ है, क्रिसमस वाले दिन। एक और है अभी जो बजट में दी गई है, कोसी मेची नदी की लिंक परियोजना जो चल रही है, कोसी मेची। तो कोसी का पानी कहाँ डाला जा रहा है, मेची में। बड़ी नदी का पानी छोटी नदी में डाला जा रहा है। जैसे केन बड़ी नदी है, केन का पानी आप बेतवा में डाल रहे हैं, उसी प्रकार आपकी कोसी मेची लिंक परियोजना जो चल रही है बिहार में, तो उसकी क्या है, कोसी का पानी आपका मेची नदी में डाला जा रहा है। इसी प्रकार केन नदी का पानी आपका लिंक बेतवा में डाला जा रहा है, और इसका उद्घाटन आपको बता दिया क्रिसमस के दिन हुआ है। अब ये देखिए, इसमें एक ये चीज भी याद रखिए कि दाऊदन बांध के निर्माण की भी इसमें घोषणा की गई है, जिस हिसाब से कोटा बैराज और बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना के द्वारा किया जाएगा। मतलब ये याद रखना है आपको कि दाऊदन एक बांध है जिसका निर्माण किसके, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। और इसमें 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा बनेगी। 103 मेगावाट पनबिजली और आपकी 27 मेगावाट क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो टोटल कितनी बनेगी, सौर ऊर्जा ये सोलर बनेगी, ये आपकी पनबिजली से बनेगी। सौर ऊर्जा और पनबिजली ऊर्जा, टोटल आपकी 130 मेगावाट आपकी बिजली का उत्पादन इस लिंक परियोजना के द्वारा या इस बांध के द्वारा किया जाएगा। और इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले आते हैं। ये एक नॉर्मल न्यूज थी। अब आपको ये याद रखना है, सीधा पूछेगा केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, झांसी है, महोबा है और बांदा है। तीन आपके लाइन से, झांसी, महोबा, बांदा, तीनों लाइन से आपके शहर या तीनों लाइन से आपके जिले हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 3 और मध्य प्रदेश के 10 जिले। तो आपको क्या हुआ, केन और बेतवा की जो लिंक परियोजना है, आपको सारे फैक्ट देखें। उद्घाटन कब किया गया है इसका, उद्घाटन किया गया है क्रिसमस 25 दिसंबर।
ठीक है। इसमें कोशी का पानी तो मेची में डाला जा रहा है, केन का पानी जो है आपका बेतवा में डाला जा रहा है। उसके बाद कौन सा बांध का निर्माण हो रहा है? दाऊधन बांध का निर्माण हो रहा है। 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न हुई। टोटल 130 मेगावाट ऊर्जा का उत्पन्न होगा आपका। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, यूपी के 3 जिले महोबा, झांसी और बांदा। तो ये सारा फैक्ट आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि इंपोर्टेंट न्यूज है। अब उसके बाद देखिए 2024 के दौरान नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता ऊर्जा में वृद्धि हुई है। जो रिन्यूएबल एनर्जी हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी आपकी इसमें जो ग्रोथ हुई है उसके डेटा आया है। तो देश में 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। तो ये आपका जो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करना है, ये लक्ष्य आपको कहाँ दिया गया है? तो ये लक्ष्य आपको याद होगा, आपको जब कॉप 26 ग्लासगो में हुआ था UNFCCC का, तब भारत ने अपना क्या दिया था? अपने पंचामृत दिए थे, अपने 5 अमृत दिए थे। तो पंचामृत में आपको याद होगा कि 4 2030 तक पूरे करने हैं, एक 2070 तक। 2030 तक क्या करना है? एक तो आपका यही है कि 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है रिन्यूएबल एनर्जी से। 50% क्या करना है आपको? कार्बन इंटेंस 45% आपको कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है। 1 बिलियन टन आपको CO2 को क्या करना है? सिंक करना है। 3 ये हो गए हैं। और क्या करना है आपका? 50% जो आपकी एनर्जी आएगी, 50% एनर्जी आएगी, एनर्जी का टोटल 50% को आपको रिन्यूएबल एनर्जी तक ले जाना है। तो 50% आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी आपकी एनर्जी, जो भी ऊर्जा का उत्पादन होगा उसमें 2030 तक आपकी ऊर्जा 50%, 50% आपकी नवीकरणीय ऊर्जा से होगी। 45% तक आपको कार्बन की तीव्रता को कम करना है। 1 बिलियन टन आपको क्या करना है? कार्बन सिंक करना है, मतलब कार्बन को अवशोषित करना है। और 500 गीगावाट आपको रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और एक आपका 2070 तक आपको क्या है? कार्बन न्यूट्रल हम बन जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएंगे। तो आपके 5 पंचामृत दिए गए थे, उसमें से एक ही पंचामृत है आपका 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना। ये जो लक्ष्य था उसी के लिए आपका ये रिपोर्ट आई है। तो देखिए इसमें सौर ऊर्जा कितनी है आपकी? 97 गीगावाट, पवन ऊर्जा 48 गीगावाट, जैव ऊर्जा आपकी 11 लगभग गीगावाट, पन लघु पन विद्युत परियोजनाएं, स्मॉल हाइड्रो पावर, जो हाइड्रो पावर से प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाइड्रो पावर मतलब कि आपसे जो डैम बने होते हैं उनसे जो एनर्जी होती है, उत्पन्न होती है, वो क्या होती है? पन विद्युत परियोजना, उससे 5 गीगावाट। तो आप पूछेंगे कि सीरीज लगाने को कैसे आ जाएगा? तो आपको ऐसे आ सकता है, सोलर, सोलर के बाद आपकी है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के बाद आपका क्या है? बायोमास। तो सोलर, विंड, बायोमास, तीनों का क्या हो गया? आपका आरोही क्रम हो गया ये, किसका? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा किस स्रोत से उत्पन्न होती है? तो किससे होती है? सौर ऊर्जा से। दूसरे नंबर पर पवन ऊर्जा से, तीसरे नंबर पर बायो एनर्जी या जैव मास से। उसके बाद देखिए आपको बताया विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स आया है, 2023 की रिपोर्ट आई है, किसके द्वारा निकाली जाती है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट में जो आपको बताया था कि भारत की कितनी रैंक हो गई है? 22वीं रैंक। पिछली रैंक आपकी 44 थी, जिससे आपकी ग्रोथ होके 22वीं रैंक आ गई। तो 22 दूनी 44, लगभग आधी हो गई है। अब इसकी थीम क्या है? थीम आपको याद रखनी है, कनेक्टिंग टू कम्पीट, C2C, कनेक्टिंग टू कॉम्पीट। ये आपको क्या रखनी है? थीम किसकी है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की थीम क्या है आपकी? कनेक्टिंग टू कम्पीट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ फैक्ट ऐसे दिए गए हैं, जैसे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान आपका कब उद्घाटन हुआ था? 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। लॉजिस्टिक नीति कब आई थी? 2022 में। 21 में पीएम गति शक्ति आई थी, 22 में आपकी लॉजिस्टिक नीति आई थी। कई बार आपने देखा होगा एक तरफ आपकी नीति, दूसरी तरफ सन लिख के मैचिंग कराने को दे देता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा इन पर ध्यान देते रहिए। उसके बाद देखिए, ठीक है, सिंगापुर क्या हो गया है? सिंगापुर टॉप रैंक पर है। सिंगापुर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में सबसे पहले स्थान पर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग ने क्या किया है? लॉन्च कर दिया गया। नीति आयोग के पीछे भी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है, क्या पढ़ी है? नीति आयोग की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आई थी आपकी, $200 बिलियन की जो मार्केट बनाने के ऊपर रिपोर्ट आई थी आपकी ईवी पर, जो आपकी पीछे क्लास में कराई है, एक वो रिपोर्ट आई है। दूसरी नीति आयोग की रिपोर्ट याद रखनी है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो आपको नीति आयोग की ये सूचकांक और ईवी पर रिपोर्ट दोनों याद रखनी है। नीति आयोग की रिपोर्ट पूछी जाती है। अब देखिए नीति आयोग के CEO कौन है? ये भी आपको याद रखना है, VVR सुब्रमण्यम।
सुब्रमण्यम साहब आपके क्या है, नीति आयोग के सीईओ हैं। उसके बाद देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है आपके, बीवीआर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के आपके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये तो होते हैं आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी, दोनों याद रखना है। और आपके सीईओ कौन है, सीईओ हैं आपके बीवीआर सुब्रमण्यम। और वित्त आयोग आप जानते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपके एन के सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके अरविंद पनगड़िया साहब। इन लोगों ने मिलकर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक को लॉन्च किया है। इसमें कौन, उड़ीसा आपका प्रथम स्थान पर रहा है, किसमें, वित्तीय सुधार में, या आपका जो रिपोर्ट आई है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे पहला रैंक पाई है ओडिशा ने, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद सबसे फ्रंट रनर पे आपका कौन रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है फ्रंट रनर की श्रेणी में, जिसके में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान रहा है। तो उत्तर प्रदेश का केवल याद रख सकते हैं, पूछा जाएगा कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश का किस कैटेगरी में स्थान आया है, तो किसमें आया है, फ्रंट रनर स्टेट के कैटेगरी में आया है। केवल इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए टाटा स्टील ने, वन लाइनर की न्यूज है, टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप की विकसित किया है। टाटा स्टील ने क्या किया है, या सीधा पूछा जाएगा पहली हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है, तो टाटा स्टील के द्वारा विकसित की गई है आपकी। अब ये क्या होता है, हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप। नॉर्मल पाइप जो होते हैं ना, वो हाइड्रोजन का ट्रांसफर या हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाते हैं, इतने कैपेबल नहीं होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के लिए कंप्लाइंट पाइप को किसने बनाया है, टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया है। ये आपको केवल वन लाइन में याद रखना है। उसके बाद देखिए ये न्यूज ने ये काम किया आपके। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की मंजूरी दी गई है। आपको ये मंजूरी मतलब कब प्रदान की गई है, मिशन की मंजूरी 29 जनवरी 2025 को, केवल वन लाइन में इतना ही याद रखना है। और क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, जैसे हो गया यूरेनियम, आपका प्लेटिनम, ये जो आपके मिनरल्स होते हैं वो क्रिटिकल मिनरल होते हैं। और मिनरल दो प्रकार के, तो एक होते हैं आपके लघु खनिज, एक होते हैं आपके लघु या गौण खनिज, एक होते हैं आपके प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज केंद्र सरकार संभालती है, और लघु खनिज का आवंटन, इनकी माइंस का आवंटन करना, इनके लिए नियम बनाना, ये सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केवल आपको थोड़ा सा ये फैक्ट याद रखना था। अब देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी हो गई है। आपको हुरून की एक पीछे भी रिच लिस्ट दिखाई थी, जब किसकी, जो धनी परिवार होते हैं, जो ये धनी कारोबारी होते हैं, उनके ऊपर जो लिस्ट आई थी वो भी आपको बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि धनी परिवारों में आपके कौन है, अंबानी, और दूसरे पे आपके कौन थे, पहले पे अंबानी थे, और जो एकल परिवार में थे वो उसमें आपके अडानी थे। और रिच लिस्ट में अंबानी एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये सब आपको पीछे बताया है। अब हुरून की जो रिच लिस्ट आई है उसमें क्या कहा गया, भारत ने प्रत्येक अरबपति की औसत संपत्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। स्टेटमेंट डाला जा सकता है सीधा, भारत ने प्रत्येक अरबपति की औसत संपत्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट। अरबपतियों की कुल संपत्ति में सऊदी अरब जैसे समृद्ध देश की पूरी जीडीपी से ज्यादा हमारी जीडीपी हो गई है। ऐसे सीधा स्टेटमेंट में आएगा सही है या गलत है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये रिपोर्ट्स इसीलिए पढ़ाई जा रही है। चीन का शहर संघाई मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशियाई अरबपतियों की राजधानी बन गया है। और दुनिया में अरबपतियों की राजधानी कौन है, अभी भी आपका न्यूयॉर्क बना हुआ है। ये सीएम आपकी पीछे की रिपोर्ट है। देखिए दुनिया में सबसे अमीर राजधानी पूछेंगे तब न्यूयॉर्क है। दुनिया में सबसे अमीर देशों मतलब अमीर व्यक्तियों का शहर न्यूयॉर्क है, सबसे अमीर शहर भी न्यूयॉर्क है। और भारत में मुंबई आ जाता है, जैसे आप जानते हैं। एशिया में पहले मुंबई था, अब शंघाई हो गया है। और उसके बाद सबसे अमीर रिच लिस्ट आ गई है सबसे अमीर व्यक्ति की, और एलन मस्क जैसे आपकी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एशिया में जब देखेंगे तो आपके अंबानी साहब बन जाएंगे। तो ऐसे ही आपकी, ये तो आप कॉमनली न्यूज जानते हैं, सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में तो वैसे ही जानते हैं, तो इसलिए आप एलिमिनेट इसको कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद की न्यूज है, स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में भारत ने खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई की ये रिपोर्ट आई है, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि स्वदेश में मतलब रेमिटेंस भेजने के मामले में अभी तक, क्योंकि जो भी हम रेमिटेंस प्राप्त करते थे वो खाड़ी देशों से करते थे, क्योंकि यहाँ से मजदूर जाते थे, वहां मजदूरी करते थे या जो भी काम करते थे, वहां से फिर रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या होता है कि दूसरे देश के द्वारा अपने मतलब भारत देश में भेजा गया पैसा, वो होता है रेमिटेंस, प्रेषण जिसको बोलते हैं। तो स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में भारत ने क्या किया, खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है। और खाड़ी देशों को पीछे छोड़ के कौन से देश ऊपर आ गए हैं, आपका यूएस और आपका यूके अब ऊपर आ गया है। देखिए कितने परसेंट हो
हो गया है। यूके 10% बेचता है, यूएस अब 28% बेचता है। तो यूएस 28% भेज रहा है रेमिटेंस, और यूके से कितना भेजा जा रहा है, लगभग 10%। यहाँ भारतीयों की संख्या बढ़ गई है, यहाँ भारतीयों की सैलरी बढ़ गई है, तो वहाँ मतलब सैलरी एक प्रकार से बढ़ गई है, तो वहां से ये लोग अपना पैसा जो भेज रहे हैं, तो उनके मामले में खाड़ी देश अब पीछे हो गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और देखिए आप कह रहे होंगे कि ऐसी न्यूज क्यों करा रहे हैं। देखिए 2024 का ये क्वेश्चन है, ये 2024 का ही प्रश्न पेपर का आपका ये क्वेश्चन है। सूची एक में देशों के नाम है, जबकि सूची में 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजे गए राशि का क्रम है, उनके अनुसार दर्शाया गया है। देश और रैंक बताया कि किस देश ने किस रैंक को, कौन सा रेमिटेंस किस देश को ज्यादा प्राप्त हुआ है। तो देखिए भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है, उसके बाद होता है चीन को रेमिटेंस। तो देखिए आप भारत से एलिमिनेट कर सकते थे, भारत को सबसे ज्यादा, तो सी का एक। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और रेमिटेंस प्राप्त करने में महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद है केरल, उसके बाद है तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र सबसे आगे, चूंकि महाराष्ट्र सबसे रिच स्टेट भी है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अभी आपको बताया मुंबई या महाराष्ट्र क्या है, सबसे रिच स्टेट है, रिच शहर है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेमिटेंस भी ये सबसे ज्यादा प्राप्त करता है, अमीर भी यहाँ रिच भी सबसे ज्यादा है, इसलिए महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है। उसके बाद क्या है, केरल की नर्सेस, केरल के मजदूर, या केरल के मतलब कि सर्विस सेक्टर में केरल सबसे आगे है, नर्सेस के सेक्टर में आगे है। तो केरल इसलिए सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है। केरल का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा बाहर जाके काम करता है, इसलिए यहाँ रेमिटेंस ज्यादा प्राप्त होता है। इसी प्रकार तमिलनाडु का तीसरा नाम आता है, तो महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एक न्यूज है छोटी सी, केवल इसको याद रखिए। विश्व आर्थिक मंच औद्योगिक क्लस्टर पहल में भारत के 5 क्लस्टर को शामिल कर लिया गया है। सीधा पूछेगा, विश्व आर्थिक मंच औद्योगिक क्लस्टर में या पहल में भारत के कितने क्लस्टर शामिल किए गए हैं? 4, 5, 6, 7, कुछ ऐसा डाल देगा, जिसमें आपको सीधा ऐसे ही आप देखेंगे, जब पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो ऐसे ही ऊट पटांग क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए आपको इनको करवाया जा रहा है। अब देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। अभी आपको क्या क्या कराया था, अभी पीछे आपको क्या कराया था, हंगर इंडेक्स। अभी ये तो हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, अभी आपको क्या कराया था, जो हंगर स्टेट्स हैं, जो बहुत ही डीप हंगर स्टेट है, जिनमें बहुत ही ज्यादा भुखमरी है, वो आपको कराए थे। तो उसमें कौन था आपका, माली, सूडान और साउथ सूडान। पीछे की क्लास में आपको ये करवाया है। अब क्या जारी किया गया है, आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। और देखिए किसके द्वारा जारी किया गया, सबसे पहले तो हंगर इंडेक्स ग्लोबल का कौन जारी करेगा, बताइए। जिसको देखिए, जो हंगर के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होगा, जो हंगर के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होगा, वही ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में सोचेगा। जो हंगर के लिए सबसे ज्यादा, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल, तो इसमें हंगर आ रहा है, इसमें कंसर्न आ रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे याद, मतलब ये तो याद हो गया, लेकिन ये क्यों याद होता है। देखिए क्यों इसको आपको ऐसे याद करवाया जा रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन 2024 के ही सारे ये क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या रैंक रहती है, यही केवल पूछा जाता है। अब देखिए ये 2024 का ही प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन रिपोर्ट जारी करता है, ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल, यूएनडीपी। तो आपका ये 3 और 4 हो जाएगा। आपको बताने का मतलब ये है कि ऐसे रिपोर्ट्स के जारीकर्ता या रिपोर्ट्स में रैंकिंग ये सब पूछी जाती रही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2024 है, हंगर की चिंता किसको होगी या हंगर का कंसर्न किसको होगा, जो सबसे ज्यादा हंगर के लिए कंसर्न होगा। तो हंगर और कंसर्न, ऐसे आपको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और आपको बेल्ट हंगर हिल पे याद हो जाएगा। और भारत का रैंक कितनी है, भारत की रैंक है 105, 105वां भारत का स्थान है। अब ये भी कैसे याद करेंगे, या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, अदरवाइज कोई ऐसी निमोनिक्स या ट्रिक्स बना लीजिए। जैसे देखिए, जब हम सबसे ज्यादा हंगर होती है, जब हमें सबसे ज्यादा भूख होती है, तो हमें 10-5 रुपए जो हमारी जेब में पड़े होते हैं, उनकी हमें सबसे ज्यादा वैल्यू लगती है। जब हम हंगर या भूख होती है, तो हमें 10-5 रुपए जो पड़े होते हैं, उनकी भी, जब हमें भूखमरी होती है, हम गरीबी में होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जो 5 या 10 रुपए पड़े होते हैं ना, तो 10 या 5 रुपए जो होते हैं हमारी जेब में, हम उनकी भी बहुत वैल्यू करते हैं। जब हमारे पास और पैसा होता है तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो जो छोटे नोट्स होते हैं, कुछ भी ऐसी ट्रिक्स या निमोनिक्स बना के आप याद रख सकते हैं, या सीधा ही याद रख लीजिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कितनी रैंक है, तो भारत की रैंक है 105, और इसको जारी करता कौन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल। और सबसे अधिक भुखमरी से शिकार 10 देश हैं, कौन से हैं, सबसे अधिक, आप तो वैसे इजीली समझ जाएंगे, सोमालिया में सबसे अधिक भुखमरी है, उसके बाद यमन में,
तो सोमालिया आपको याद रखना है केवल। अब उसके बाद देखिए रिपोर्ट्स के, देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिपोर्ट से। देखिए ये क्वेश्चन सारे ये 2024 के ही क्वेश्चन है। यदि बिलीव नहीं है तो आप मतलब पेपर उठा के देखिए, 2024 का पेपर उठा के देखेंगे तो यही सारे क्वेश्चंस ऐसे ही उठपटांग क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे। तो मानव विकास रिपोर्ट आपको देखिए, आपको कल कराया था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपकी, यहाँ देख लीजिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है आपकी, ये जारी की जाती है आपकी IMF के द्वारा, आपको बताया था। और आपकी एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो रिपोर्ट होती है वो आपकी वर्ल्ड बैंक, आपको पीछे कराया था ना, तो सेम देखिए वही रिपोर्ट्स पूछी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो यही सारी रिपोर्ट्स आपसे जो इम्पोर्टेंट है यही पूछी जाती हैं। IMF की, UNDP की, UNEP की, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNEP, नीति आयोग, इन सब की रिपोर्ट्स पूछी जाती है, इसलिए इन सब की रिपोर्ट्स भी पढ़नी पड़ती हैं। और देखिए उसके बाद देखिए फ्रंटलैंड रिपोर्ट पूछी गई, तो रिपोर्ट्स भी काफी पूछी जाती हैं। और जो आगे रिपोर्ट्स और रैंकिंग का भी चैप्टर आएगा, उसमें आपको 1 या 2 पेज में सारी रिपोर्ट्स जारी करता, उनकी रैंकिंग, भारत की क्या रैंक है, टॉप पर कौन रहा है, बॉटम पर कौन रहा है, 1 से 2 पेज में आपको पूरा रटवा दिया जाएगा। इवन याद नहीं, रटवा दिया जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको सीधा देके आप टिक कर दें। पीछे की क्लासेस में भी आपको जब पीछे बार कराया था तब भी आपको ऐसे ही याद करवा दिया था। अब ये क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया है। देखिए वही वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 किसके द्वारा? UNDP और OPHI के द्वारा जारी किया गया है। ये भी ऐसे क्वेश्चन फिर से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। ऐसे भी स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, या पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब व्यक्ति रहते हैं। तो ऐसे भी स्टेटमेंट के लिए तैयार रहिए। सबसे अधिक गरीब भारत में है तो पहली रैंक पर है, उसके बाद पाकिस्तान है दूसरी रैंक पर, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए निष्कर्षों से यह भी संकेत दिया गया है, दुनिया में सबसे अधिक गरीब व्यक्तियों में 83% लगभग उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में लोग रहते हैं। उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही देख लीजिए आप टॉप रैंकिंग पर है, तो इसलिए सबसे ज्यादा लोग भी यहाँ रहेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हुए। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? खाद्य सुरक्षा, देखिए नाम में ही खाद्य सुरक्षा आ रहा है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, आपका जो FSSAI है ना, उसके द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। क्या? राज्य खाद्य सूचकांक 2024। अब देखिए इसमें सबसे टॉप पर रहा है आपका केरल, उसके बाद रहा है तमिलनाडु, उसके बाद रहा है जम्मू कश्मीर। अब आपको याद कैसे रखना है? इसको याद कैसे रखना है? सबसे पहले आप इंडिया का जब मैप देखेंगे, 1 मिनट, इंडिया का जैसे ही आप मैप बनाएंगे ना, तो देखिए 1 मिनट दीजिए, मैप पे मत जाइए बस, कि मैप जो बन रहा है बस एक अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे नीचे आपका केरल है, तो 1 रैंक, उसके बाद यहाँ आपका तमिलनाडु, तो सबसे बॉटम के 2 राज्य हैं आपके। उसके बाद सबसे टॉप का राज्य, तीसरा जो टॉप का राज्य, इसमें आपको शायद थोड़ी सी परेशानी, परेशानी क्या मतलब आपको आश्चर्य हो सकता है, तो इसलिए खाद्य सुरक्षा में आपके 3 राज्य कौन से हो गए? पहला हो गया आपका केरल, दूसरा हो गया आपका तमिलनाडु, तीसरा हो गया आपका जम्मू कश्मीर। तो देखिए याद कैसे रखना है, 2 राज्य नीचे के हैं और तीसरा राज्य सबसे ऊपर का है, बीच के कोई राज्य ही नहीं है, सबसे नीचे के 2 राज्य, सबसे ऊपर का 1 राज्य। तो आपको राज्य का सुरक्षा, जो खाद्य सुरक्षा है, उसको आपको याद हो गया है। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अब आर्थिक स्वतंत्रता कब होगी, किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहले तो ये देखिए, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। अब याद कैसे रखना है ये? तो याद ऐसे रखना है, आर्थिक स्वतंत्रता जब ही होगी जब कोई चीज फ्रीज नहीं होगी, सभी चीज फ्री होगी, मतलब कि फ्रीडम होगी, कोई चीज फ्रीज नहीं होगी, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, किसी भी चीज पर फ्रीजनेस नहीं लगी होगी। फ्रीज का मतलब होता है किसी पर होल्ड लगना, अकाउंट पर होल्ड लग जाता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता तभी होगी जब किसी चीज पर कोई फ्रीज नहीं होगी, मतलब फ्रीडम होगी, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। हांगकांग इसमें टॉप पर है, इंडिया की रैंक इसमें 84। अब इंडिया की रैंक याद रखना हो 84, तो ऐसे याद रख सकते हैं, भारत में आर्थिक स्वतंत्रता अभी आधी है, तो 4 की आधा, सॉरी 8 का आधा 4 हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता भी आधी है, पूरी तरीके से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो 84, 4 दूनी 8 या 8 का आधा 4, कुछ ऐसे बना के आप याद रख सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट नहीं इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर 2024 की थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या जिसको याद रह जाए याद कर लीजिए।
आपको जो इम्पोर्टेंट थी उसको आपको ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट करके दी गई है, और जो आपको नॉर्मल न्यूज़ थी या इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो है लेकिन उनमें नॉर्मल है, वो आपको हाईलाइट या येलो हाइलाइटर से हाइड करके दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी फीडबैक आपका हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करिए, अगर किसी जरूरतमंद के पास पहुंचती है वीडियो तो शेयर कर दीजिए उसको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।